हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2019 सेकेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास आ सके। तो स्टार्ट करते हैं एनडीए 2019 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, अ थिन डिस्क एंड अ थिन रिंग both have mass m and radius r, both rotate about axis through their center of mass and are perpendicular to their surfaces at the same angular velocity. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो देखो, आपको बोला है कि एक थीन डिस्क है और एक थीन रिंग है, ठीक है। दोनों का पास मास एम है और रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या रोटेट कर रही है। तो देखो, सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी और रिंग का एंगुलर वेलोसिटी सेम दे रखा है हमें, ओके। तो आपसे यहाँ पे ये बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही दे रखे हैं। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पहले देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम बात करें डिस्क की, तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इंटू एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी रिंग की बात कर देते हैं। रिंग की जो हो जाएगी वो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का और एंगुलर वेलोसिटी किसकी, रिंग की, ओके। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, दोनों की एंगुलर डिस्क की और रिंग की दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे इस पे तो डिपेंड नहीं करेगी, ये तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना डिस्क का, वो होता है क्या, mr²/2, ठीक है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके, वो होता है mr²। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ये डिस्क से ज़्यादा है, तो रिंग का डिस्क से ज़्यादा है, तो रिंग की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो रिंग हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना डू वेव हीट ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फिनोमिना है थर्मल रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू ही जो है वो आपके हीट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव जो है वो रेडिएशन के थ्रू ही ट्रेवल करती है और लाइट की स्पीड से चलती है। तो यहाँ पे थर्मल रेडिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट। ओम्स लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओम्स लॉ इज एन assumption दैट द करंट through a conductor is always directly proportional to the potential difference applied to it। ये बात तो सही है। फिर बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट, a conducting device obeys Ohm's law when the resistance of a device is independent of magnitude and the polarity of applied potential difference। ये बात भी सही है। a conducting material obeys Ohm's law when the resistance of material is independent of the magnitude and the direction of applied electric field। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें बोला ऑल होमोजेनियस मटेरियल ऑबेज ओम्स लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फील्ड इज विद इन रेंज और स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग ध्यान देना फील्ड होगा तो उस समय जो कर्व है वो लीनियर कर्व नहीं होगा, तो यहाँ पे ओम्स लॉ उस समय फॉलो ऑबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ बॉल बाउंसेज ऑफ द ग्राउंड विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस सडनली। तो यहाँ पे जो सडनली चेंज होगा वो मोमेंटम में होगा। जैसे ही बॉल को बाउंस करेगी वो ग्राउंड पे है, तो वहाँ पे सडनली चेंज उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, जिसके कारण मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देन द डिस्टेंस इट्स कवर इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस जो है उस गिवन टाइम में
किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, तो डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब ट्रेवल करता है तो उस समय डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, तो यही बात सही है। वो बोलता है इज इंडिपेंडेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, बात गलत है, इंक्रीजेज लीनियर विद द टाइम, लीनियरली इंक्रीजेज नहीं होगा। इस इक्वेशन को देखिए, ये पैराबोलिक ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका, तो यहाँ पे ये बात भी रॉन्ग है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ सॉलिड डिस्क एंड अ सॉलिड स्फीयर हैव द सेम मास एंड द सेम रेडियस विच वन हैज द हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें ये बताना कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मास और रेडियस किसकी, स्फीयर की और सॉलिड डिस्क की, दोनों की सेम है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्क का होता है कितना, हाफ एम आर स्क्वायर, और जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये होता है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ज़्यादा है, दोनों में अगर आप देखते हैं कंपेयर करें तो ये देखो 50% है, ये लगभग 40% के करीब है, मतलब ये ज़्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का ज़्यादा है किससे, स्फीयर से, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो है वो ज़्यादा होगा किसका, डिस्क का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू सब्सटेंसेज ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 आर मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम and their relative density is 4. When they are mixed in equal masses, the relative density is 3. The value of ρ1 and ρ2 respectively. तो आपको यहाँ पे ये बोला है कि दो सब्सटेंस है, उनको उनकी डेंसिटी ρ1 और ρ2 है, वो एक बार तो उनको इक्वल वॉल्यूम करके उन दोनों का वॉल्यूम सेम रख के फिर मिक्स किया जाता है, तब उसकी रिलेटिव डेंसिटी 4 आती है, और एक बार उनको इक्वल मास, दो सब्सटेंस है उनका मास इक्वल लेके फिर उनको मिक्स किया जाता है, तब रिलेटिव डेंसिटी 3 आती है। तो वो उन दोनों की रिलेटिव डेंसिटी ρ1 और ρ2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोनों केस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वॉल्यूम की, ले लेते हैं। तो इक्वल वॉल्यूम में हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, रिलेटिव डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो दो सब्सटेंस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो V और V लेंगे, तो दो मिक्स कर रहे हैं, तो V एक का वॉल्यूम V दूसरे का भी V है, तो मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2V। ओके, अब यहाँ पे ऊपर आएगा मास, नीचे तो हो गया वॉल्यूम, ऊपर होगा मास, तो मास क्या होगा, जब पहले वाले का वॉल्यूम V दूसरे का भी हम V ले रहे हैं, सेम वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसका बताओ मास क्या होगा, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो V इंटू ρ1 प्लस V इंटू ρ2। तो अब यहाँ से V कॉमन लेंगे, नीचे V है तो ये कॉमन लेंगे, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी जब इक्वल वॉल्यूम पे मिक्स करते हैं तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको 4 गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में 2, तो ये 2 इधर जाएगा, तो आपके पास यहाँ से आएगा ρ1 प्लस ρ2, इसका सम कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास इन दोनों का सम जो है वो 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आप ρ1 प्लस ρ2 का सम जब 8 आया ना, तो आप ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से कह सकते हैं कि ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों डेंसिटी का सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर ρ1 और ρ2 की डेंसिटी अगर ये माने 12 और 4 या 9 और 3, तो इन दोनों का सम 8 के इक्वल तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सी और डी ऑप्शन तो आपके यहाँ होने वाले नहीं है। फिर देखो यहाँ पे इक्वल मास रख के अगर चेक करें हम, तो इक्वल मास रख के अगर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या बन जाएगी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ मास को अब की बार इक्वल रखना है, तो मास को इक्वल रखेंगे तो ऊपर क्या मास आता है, तो एक का मास m, दूसरे का भी m रखेंगे, तो m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, और नीचे आपको क्या लेना है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मास अपॉन फर्स्ट वाले की सब्सटेंस की डेंसिटी ρ1, दूसरे का मास m, सेकंड वाले की डेंसिटी ρ2, एंड इस तरह से हम इसको कॉमन करके m का ऊपर से नीचे कॉमन लेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये m से m कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन नीचे होगा 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2, और जब नीचे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे देन फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरह से होगा ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इक्वल मास पे हम इसको ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं सब्सटेंस को इक्वल मास लेके, तो रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस
रो टू आ जाएगा। अब रो वन प्लस रो टू की देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी 8 दे रखी है, तो जब आप रो वन प्लस रो टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बन जाएगा 3 इंटू 8 कितना 24, 3 इंटू 8 आपके पास कितना आएगा 24 आ जाएगा। 3 इंटू 8 करेंगे, क्यों 8 लिया, इसको मैं इधर भेजूंगा 3 के साथ, तो ये 3 इंटू 8 और यहाँ पे है 2 रो वन रो टू हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे ये 3 इंटू 24 आया, तो ऑप्शन में देखिए हमें रो वन और रो टू निकालना है, तो ऑप्शन से देखो यहाँ पे मैं यूँ कह रहा हूँ 6 और 2 अगर मैं लेता हूँ, रो वन और रो टू की वैल्यू 6 और 2 लेते हैं अगर, तो 6 अगर रो वन की है, 2 रो टू की वैल्यू 2 है, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर है अ कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स साउथ, इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलुरु, द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड ट्रिप इज 2 hours, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बेंगलुरु से चला है 50 किलोमीटर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, किधर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और साउथ पे गया है, वापस क्या बेंगलुरु आ रहा है, ठीक है, तो आने जाने में उसको टाइम कितना 2 hours लग रहा है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि बेंगलुरु से स्टार्ट किया था, बेंगलुरु पे आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द सम ऑफ ईएमएफ्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0 इज कॉन्सिक्वेंस। तो ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये जो किरचॉफ्स लॉ होता है, ठीक है, सम ऑफ द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ सेकंड लॉ ऐसा होता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अ स्टूडेंट मेजर सर्टेन लेंथ यूजिंग मीटर स्केल having list count equal to 1 mm, which one of the following measurement is more precise। मतलब आपको बोला है कि इनमें से जो ये दे रखे इनमें से मोर प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी, तो जो लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा ना उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें बताएगा। तो देखो मीटर स्केल है ये, तो एक मीटर में कितना mm होता है 1000 mm, और मेरे पास लिस्ट काउंट दिया हुआ कितना 1 mm लिस्ट, वो कम से कम 1 mm लिस्ट वहाँ से मेजर कर सकता है। तो देखो डेसिमल के बाद ज़्यादा 3 डिजिट तक वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे mm में दे रखा है तो वो ज़्यादा मोर प्रिसाइज होगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा मोर प्रिसाइज वैल्यू है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इफ द वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय द सिस्टम इज 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ गैस कैप्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज करेक्ट। तो आपसे बोला है कि एक सिस्टम पे वर्क किया जाता है या उस सिस्टम के द्वारा वर्क जो है वो 0 होता है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये कहता है कि किसी सिस्टम को अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी उसकी 2 तरह से काम में आती है, एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दूसरा हम यूँ कहेंगे कि वो एक्सटर्नल वर्क करने में काम में आती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सटर्नल वर्क तो क्या है, वर्क जो है वो सिस्टम पर या सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क हो रहा है वो 0 है, तो यानी यहाँ पे डेल W इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो बताओ जो टोटल एनर्जी जो है वो आपकी जो हम दे रहे हैं उसको, वो उसकी इंटरनल, यूं यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी है, उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस में काम में आ जाती है या उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। यानी ये जो एनर्जी दी गई सिस्टम को वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस लाने में या इंक्रीज करने में काम में आती है या उसके इक्वल हो जाती है। तो देखो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट इन और आउट द सिस्टम। तो ये हीट उस सिस्टम को दे रहे उसके इक्वल हो जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कंसिडर द फ्लोइंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन द गिवन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना हुआ है, मैं बना के बताता हूँ कौन सा इसमें इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, तीनों इस तरह से कनेक्ट है और इसके साथ एक सीरीज में इससे कनेक्ट है, ठीक है। ये 1 ओम का है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 4 ओम है और इसकी वैल्यू 8 ओम है। आपको बोला कि इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो ये 2, 4 और 8 ये कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है।
अब जब भी ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे जिस सर्किट में ध्यान देना, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा होता है। उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसमें सबसे छोटे से भी छोटा उसका टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 2 ओम। तो यहाँ पे इस सर्किट का यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2 से भी छोटा होगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ से तो इनका आएगा और वो फिर इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सीरीज में ऐड होता है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग मतलब आएगा, मुझे ये पता है कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होगा, तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग है नहीं, ये भी 2 पॉइंट समथिंग नहीं है ना, तो 3 से ज्यादा होगा, ध्यान देना 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पे देखो 15/8 है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग नहीं है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ये देखो आपका 2 पॉइंट समथिंग आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पे सवाल ही नहीं करना, वैसे सवाल करना होता तो आप यहाँ पे पैरेलल में इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके, फिर उसके साथ सीरीज में उसको ऐड करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सीधे ही ऑप्शन देके, क्योंकि पैरेलल में सबसे छोटे से भी छोटा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने कहा 2 से भी छोटा आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंसेज इज नॉट करेक्ट। लेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो लेंस के बारे में पहला स्टेटमेंट है कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस बोथ द रियल एंड वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही है। कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ये बात गलत है। कॉन्केव लेंस जो है वो ओनली वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या सेकंड ऑप्शन जो है हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram of water at 0 degree Celsius, the amount of heat required to rise the temperature of mixture to 10 degree Celsius is। आपको बोल रहा है कि एक आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, जिसकी वैल्यू हमें मास दे रखा है 10 ग्राम, उसका अगर -10 से मैं 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसका टेम्परेचर राइज करूं तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहले आइस का टेम्परेचर है वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले हम ले जाएंगे कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यहाँ से 0 से हमारे पास ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को लाएंगे और यहाँ पे 0 से फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस मेल्ट होगा और वो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से -10 से +10 तक जाने में टोटल कितनी हीट जो है वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं -10 से 0 डिग्री तक अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हीट देनी पड़ती है। तो वो हीट कितनी होगी, तो मैं उसको Q1 मान लेता हूँ। हीट जो होगी वो होगा क्या, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। अब मास कितना है, -10 डिग्री पे कितना है, 10 ग्राम मास दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट इसकी आइस की कितनी होती है, तो 0.5, ध्यान रखना 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 0.5 इसकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। यहाँ डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या -10 से 0 कर रहे हैं तो फाइनल -10, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो जब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, वो 10 से यहाँ कैंसिल आउट, तो 5 इंटू ये 10 आपका 50 कैलोरी यहाँ पे एनर्जी आएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये माइनस से मैंने आइस का जो है वो 10 ग्राम आइस था इसका टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आइस है वो 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इसको मेल्ट करना है, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस से जब वाटर में मेल्ट होगा तो इसका टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट हम बात करेंगे, तो 0 से ध्यान देना, आइस को वाटर में मेल्ट करने के लिए कितनी लेटेंट हीट काम आती है, तो देखो 80 कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कितनी होती है, 80 कैलोरी ऑफ पर ग्राम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है हीट Q2 काम आएगी क्या, m इंटू एल। m क्या, उसका इस आइस का मास कितना है, 10 ग्राम है, मास हो गया 10 ग्राम। लेटेंट हीट देखो आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 कैलोरी। तो 80 कैलोरी आपके यहाँ पे 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो टोटल हीट यहाँ पे कितनी, 80 इंटू 10 यानी 800 कैलोरी।
जब यहाँ पे 800 कैलोरी हमारे पास आया, तो अब मैं ऑप्शन में ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड तो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर राइज करने में मुझे 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही है सब्सटेंस की स्टेट को बदलने में, ठीक है। इतनी एनर्जी देनी 800 तो यहीं आ गई, फिर 50 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? 850 कैलोरी तो हो जाएगी। तो इतनी ये कम तो होगी नहीं, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर डी होगा। अब आगे चेक करते हैं Q2 हीट कितनी हो जाएगी। तो देखो 0 डिग्री से मुझे 10 डिग्री तक ले जाना है, तो अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट हम काम में लेंगे तो क्या होगा? मास, यहाँ पे टोटल हीट जो आएगी वो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो बताओ कितनी हीट आ जाएगी? मास कितना? अब देखो यहाँ पे एक खास बात इसने बोली है, ये कह रहा है मिक्स यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो आइस यहाँ पे कितना है? 10 ग्राम है, मिक्स विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे मुझे 10 ग्राम पहले से, तो ये देखो वाटर ये मेल्ट हुआ तो 10 ग्राम वाटर तो हो गया, फिर 10 ग्राम वाटर और यहाँ पे मिक्स करना है। तो देखो मास कितना हो जाएगा? 20 ग्राम, ठीक है। मास हो जाएगा हमारा कितना? 20। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? तो 1 कैलोरी। ध्यान देना, जब यहाँ से यूँ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आपकी हो जाएगी 1 कैलोरी पर ग्राम। तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 1 ग्राम और चेंज इन टेम्परेचर 10 - 0 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपने देनी पड़ेगी वो 200 कैलोरी। तो इस तरह से देखो 50 कैलोरी क्या हो गया? 50 कैलोरी प्लस 800 कैलोरी Q2 और Q3 है, ये Q3 है, कितना आ गया? 200 कैलोरी। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल एनर्जी आपको देनी पड़ी है वो कितनी है? 1050 जूल। मतलब -10 ग्राम मास के आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर राइज करने में हमें 1050 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट क्लीन सरफेसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड ऑन। तो ये होता है सरफेस टेंशन पे। सॉफ्ट जो होता है एक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पानी के साथ मिलकर पानी के सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन को कम करता है। तो ये जो सॉफ्ट है वो क्या होता है? सरफेस टेंशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाटर इज हीटेड विद अ कोइल ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू डोमेस्टिक सप्लाई। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड्स ऑन। तो जो टेम्परेचर यहाँ पे ये कह रहा है कि वाटर का जो टेम्परेचर राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर का टेम्परेचर जो राइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो ध्यान देना, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो हीट जो है वो क्या होती है? I² RT। अब यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ तो ओम्स लॉ क्या होगा? R = V/I। तो यहाँ पे अगर आपका हीट जो है वो किसके फॉर्मूला अगर लगाएंगे हीट का, तो क्या हो जाएगा? IV × T। यहाँ पे R की वैल्यू रख देंगे तो एक I से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हीट जो है वो आपके, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर राइज होगा। तो यहाँ पे हीट हो जाएगी IVT। तो पहला स्टेटमेंट है कि वो राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड्स ऑन। तो वो डिपेंड्स किस पे करेगा? सप्लाई वोल्टेज पे। तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। करंट पासिंग थ्रू द कोयल पे भी, करंट पे भी डिपेंड करेगा। और बोल रहा है टाइम फॉर विच वोल्टेज इज सप्लाइड, तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा, यानी तीनों पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ पेंडुलम क्लॉक इज लिफ्टेड टू अ हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ z. Another pendulum clock of the same length but of double the mass of the bob is lifted to another height where the gravitational acceleration is z/2. The time period of the sound pendulum would be. तो देखो यहाँ पे ये बोला है 2 पेंडुलम है, एक को जब सर्टेन हाइट पे रखा जाता है तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू, जहाँ पे ऐसी हाइट पे रखा जाता है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? z है, और उस पेंडुलम की जो है वो लेंथ आपको यहाँ पे L ही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ आपको L मान एज्यूम करना है, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि दूसरा पेंडुलम है जिसका मास जो है ना वो डबल है। बॉब का मास जो है पेंडुलम के जो बॉब का मास वो डबल है पहले वाले से, ठीक है।
तो वो जो है वो दूसरे हाइट पे रखते हैं, ऐसी हाइट पे जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है g/2 है। तो आपसे बोल रहा है कि दोनों के टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है 2 पाई रूट L/g, ठीक है, रूट L/g होता है, ठीक है, ओके। तो पहले वाले के लिए तो ये टाइम पीरियड आ गया, दूसरे वाले के लिए हम टाइम पीरियड को t डैश ले लेते हैं, और वो दूसरा पेंडुलम है ऐसे हाइट पे रखा हुआ है जहां पे उसकी लेंथ तो L है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g/2 है, ठीक है। मास उसका डबल बोला है, लेकिन मास पे ध्यान देना टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आएगा, तो यहाँ पे इसको अंदर भेजेंगे तो ये 2 पाई अंदर में हो जाएगा क्या 2L/g। तो ये √2 हम अगर बाहर लेते हैं, √2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये √2 बाहर लिया तो √L/g। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला है t। तो देखो दूसरे वाले पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो √2t हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिच जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी पे, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बॉडीज ऑफ मास m each are placed r distance apart in another system. Two bodies of mass 2m each are placed r/2 distance apart if F be the gravitational force between the bodies in the second system will be। तो आपको बोल रहा है दो सिस्टम है, जिसमें ध्यान देना, एक में तो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी, उसके मास क्या है m और m है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है r है, ठीक है। तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको F दिया हुआ है। अब आपसे ये बोला है कि दूसरा सिस्टम है जिसका जो मास है, दोनों बॉडी का मास है 2m और 2m है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r/2 है, तो उनके बीच जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये हमें निकालना है। तो पहले वाले बॉडी के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किस पे, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले वाले सिस्टम के लिए तो मास क्या है, दोनों का सेम है, तो m इंटू एम क्या करेंगे, m² हो जाएगा, और अपॉन डिस्टेंस कितनी r, तो r² हो गया। दूसरे वाले सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैं F' ले लेता हूँ, और वहाँ पे क्या है, दो जो बॉडी है उनका मास क्या है, दोनों का क्या है 2m है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g तो सेम रहेगा, 2m इंटू 2m करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m इंटू 2m, 2m इंटू 2m अपॉन ये जो डिस्टेंस है वो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स आएगा वो 2 इंटू 2 4, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ऊपर भी 4, 2 इंटू 2 4, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4, वो 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 gm² अपॉन r²। तो देखो ये gm² अपॉन r² क्या है, f है, तो f' जो हो जाएगा वो 16f हो जाएगा, यानी पहले वाले का 16 टाइम्स हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन्स बट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर दे कैन इन एनी टाइप ऑफ जिगजैग पाथ बिकॉज क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, वो कैसे, वो इसमें कौन सा फिनोमिना काम करता है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसकी वजह से उसके अंदर मतलब सक्सेसिव TIR होता है, जिससे वो और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे जिसमें भी TIR होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर एज रे मूव थ्रू द फाइबर, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव हैव, तो ऑडिबल साउंड में ऑडिबल साउंड वेव को अल्ट्रासाउंड वेव से कंपेयर करते हैं, तो देखो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव हैव हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ऑडिबल साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, ओके। और अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन कितनी होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी होगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg
is dropped from a stationary balloon from kept at a height of 50 meter from the ground, the speed of the body when it just touches the ground and the total energy when it is dropped from the balloon are respectively. आपको ये बोला है कि एक रिजिड बॉडी है वो 50 मीटर हाइट पे है, ठीक है, एक स्टेशनरी बलून से वहाँ पे ड्रॉप की जाती है, ठीक है, जिसका मास, उस बॉडी का मास जो है वो कितना है 2 kg है, 2 kg की बॉडी है और वो उसको एक स्टेशनरी बलून से 50 मीटर हाइट से नीचे ड्रॉप किया जाता है। तो जब वो ग्राउंड को टच करती है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी है ये बतानी है, और वो जब यहाँ से नीचे आती है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है ये बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे जब वो नीचे आएगी तो यहाँ पे जो मोशन की इक्वेशन होगी v² इज इक्वल टू क्या होगा u², v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, ये फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जब वो नीचे आती है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या 0 हो जाएगी, तो v² इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ से मोशन में आएगी तो ये आपके पास हो जाएगा 2gh, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यूज़ करना है कितना 9.8, और कितनी हाइट से आ रही है 50 मीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी v² है ये आपका 9.8 इंटू 5 टू द 10 यानी 980 आ जाएगा। तो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, √980 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी आपकी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड आपको देखो यहाँ पे बोला है द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन जस्ट टचेस द ग्राउंड, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, तो √980 मीटर पर सेकेंड होगी। वो किस में है, तो बी में है और डी में है, यानी आपका ए और सी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, उसकी एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बतानी है। तो ये पूरा जब यहाँ से हाइट से यहाँ आएगी तो टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राउंड तक आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ½ mv²। तो यहाँ पे मास उस बॉडी का दे रखा 2 kg और v² की वैल्यू कितनी है 980। तो यहाँ पे ये ले लेंगे आप, तो 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि 980 जूल। तो देखो यहाँ पे बी में ये 980 जूल नहीं है, √980 जूल है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट स्केल, द केल्विन स्केल रीडिंग ऑफ दिस टेम्परेचर विल बी। मतलब एक सनी डे का जो टेम्परेचर है वो आपको बोला कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। अब यही टेम्परेचर है जो केल्विन में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होता है F-32/180, और ये होता है केल्विन के बीच में K-273/100। जब आप 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 और यहाँ पे ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू दे रखी है 113, तो फ़ारेनहाइट की यहाँ पे वैल्यू आप रख देंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये K-273/5, ठीक है। यहाँ से इसको -113 -32/9 कर रहे होंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो इसमें से ये करेंगे तो 81 आ जाएगा और /9, दिस इज इक्वल टू K-273/5। तो 9 से ये कैंसिल आउट हो गया, 9 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 45 K-273। अब देखो केल्विन में कितनी वैल्यू आएगी, 273 को इधर प्लस कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा ये 5 और 3 8, 4 और 7 कितना हो गया आपके पास 1 और 2 और 1 3, तो आपके पास केल्विन में आ जाएगी 318 केल्विन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, तो जो सन से आ रहा रेडिएशन वो मोस्टली लाइट और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इसके फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कौन सी बात ठीक है, तो दे आर इलास्टिक वेव, तो ये बात तो सही नहीं है। जब फर्स्ट सही नहीं है तो ये और ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है दे कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है।
ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जब आपका है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फिर देखिए आगे, दे हैव द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये बात भी सही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है, और ये सारी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्सल नेचर की होती है, तो ये जब चलती है तो मीडियम के पार्टिकल कैसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ही होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और डी ऑप्शन, दे मूव विद स्पीड इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकेंड, तो बिल्कुल रॉन्ग है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, तो यहाँ पे ये बात गलत है, तो आपका ओनली 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे NDA 2019 सेकेंड के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए कई, जो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। जय हिंद,